पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार के साथ आने के ऑफर को लेकर के तेजस्वी यादव इतना क्यों भड़क गए और भड़क करके क्या कुछ उन्होंने कह दिया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर अपनी कौन सी भूल पर पछता रहे हैं, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से मुद्दे पर चिराग और तेजस्वी यादव के सुर एक हो गए हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये है सर कि तेजस्वी यादव से जब कल पूछा गया कि चाचा साथ आएंगे, ऑफर ऊपर है, बहुत तेज भड़क गया। बोले कि अब सीधा चुनाव होगा और अब कोई ऑफर सॉफर नहीं है, कौन ही बकवास आप लोग को बता रहा है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि अब अगर नीतीश कुमार साथ आना भी चाहते हैं तो तेजस्वी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या सीधा चुनाव होगा? इसका मतलब क्या है? क्या यह उम्मीद ही नहीं बची है कि अब साथ आएंगे? ना ना ना, एक गूढ़ बात है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और राजनीति में कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हम लोग तो छोटे पत्रकार हैं, लालू जी हों या बड़े बड़े, सब दरवाजा कभी बंद ना हो गया। तेजस्वी यादव का राजनीतिक अनुभव कितना है? ये बात है कि मछली का जो बच्चा होता है उसको तैरना नहीं सिखाया जाता है। पॉलिटिशियन के पुत्र हैं, लेकिन इतने तो तय को जब भी नीतीश कुमार करवट बदलेंगे और इच्छा जाहिर करेंगे तो स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो बृहद जो है क्या है कि भाजपा की सरकार नहीं बनने देना है, हमें भाजपा को रोकना है। तुरंत तो मिल जाएंगे लोग। अब कौन हेड होगा ये दूसरी बात होगी, हो सकता है उस कोई डील हो। अब डील पर कौन अमल करेगा, कौन तोड़ेगा भाई। लेकिन भड़क गए इसका मतलब ये नहीं समझिए कि भड़क गए और इसके बाद वो नहीं जाएंगे। नहीं, इसका लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है उसको तेजस्वी यादव काटना चाह रहे हैं कि दोनों साथ में आ जाएंगे, यही ना? हाँ, तो मैंने इतना हो सकता है अंदर बात चल रही हो, बाहर नहीं जाए। एक दूसरे को गाली देते देते देखते चले जाते हैं सब अंत तक। अब सब कुछ तो नीतीश कुमार पर ही निर्भर करता है ना। वही सीएम के पद पर रहते हुए भागते तो वही हैं। अब ये लोग कहते हैं कि वो तो सीएम रहते हैं, भागते दूसरा भागता थोड़े हैं। ये कहते हैं ना हम तारा घरे ना रहो, लोटा बल्टी बरगुना उरगुना उठा वसन चलेगा दूसरा और तो चल देते हैं। तो ये अभी देखो जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है बिहार में, और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है बहुत सहज है, और बहुत कुछ हमको दिख रहा है। ऐसे मान लो उस पर कभी हम लोग बात करेंगे और थोड़ा उसको पकने दो। हाँ। लेकिन सवाल ये है सर कि तेजस्वी यादव जब ये बात कहते हैं कि हम और लालू जी ये दोनों ऑथराइज्ड हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए, तो आप ये सब बकवास बात क्यों कर रहे हैं? तो ये जो डांट है, ये डांट अपने प्रवक्ताओं को क्यों नहीं दे रहे हैं, अपने नेताओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उधर से एक हवा दे करके रखते हैं और फिर इधर से जब सामने से पूछा जाता है तो पत्रकारों को डांट देते हैं? डांटते हाँ, मैंने एक तरह से उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनके जो अनुभवी एमएलए हैं, प्रवक्ता हैं, वो जानते हैं कि हम ये नहीं कहते कि चुनाव में जाएंगे तेजस्वी जाओ तो वो हार जाएंगे या विजयश्री हाथ नहीं लगेगी, लेकिन नीतीश के आने के बाद जीत की गारंटी हो जाती है। अब वो हमें किंतु परंतु नहीं होता है। नीतीश है जहां जी हाँ पिछला जो देखे हम लोग चुनाव उसमें यही दिखा है। हाँ, एकदम यही होता है। तो हो सकता है कि अंत तक देखो, अब अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, इस साल चुनाव होने हैं। अंत तक क्या हुई कोई नहीं। हाँ, लागत है कि अब जहन ना, लेकिन इस पर हम मान ले कि नीतीश कुमार हैज बीन अटैकिंग ऑन लालू परिवार।
कई तरह की बातें कहते हैं कि उतना समझे कि सब बोले जाओ बक बक करे जाओ। तो नीतीश कुमार जितना बोल रहे हैं लालू परिवार पर, उतना ये लोग कहाँ बोल रहे हैं। ये संयमित तरीके से बोल रहे हैं। इतना करें कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। संयमित तरीके से बोलते हैं ना, बोलना भी चाहिए। अरे भाई, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कहने में अब गुरेज भी कोई नहीं है। अब नीतीश कुमार को अब क्या बोलो, हम भी बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। अब कल ही कार्यक्रम हुआ, क्या क्या बोलने लगे। जो बात नहीं बोलनी चाहिए थी उसी को उनके दल के जो लोग हैं, कुछ लोग महिमा मंडित करते हैं। तो हल्का फुल्का सवालों के घेरे में तो है। हाँ, तो तेजस्वी यादव बोलते हैं लेकिन बच ही कराते हैं। तुम्हारा मूल सवाल ये था कि जो वो भड़क गए थे एक सवाल पर, तो वो भड़के थे ना। मैं तो भड़क नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी तरह से एनालिसिस करूँगा। ये हो ही नहीं सकता। अगर जिस दिन इच्छा प्रकट करेंगे वो, समझ ना, उस दिन फिर चूंकि तब भाजपा रुक जाएगी ना, भाजपा फिर आ जाएगी। हमको ऐसा लगता है कि भाजपा फिर रुक जाएगी उस पर, नहीं भाजपा कुछ पर भाई। इस देखो, भाजपा अच्छी सरकार देगी। भाजपा को किसी ने देखा नहीं है। इसको लालू को देख लिया, नीतीश को देख लिया एक बार भाजपा, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी कल तेजस्वी यादव धरना पर भी बैठे सर, और फिर उसके बाद जो है खूब बोले भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी खूब बोले, आरक्षण खोर बता दिए जदयू बीजेपी को। क्या एक एजेंडा सेट किया जा रहा है आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से चुनाव से पहले? क्योंकि 2015 में हम लोगों ने देखा था कि आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और राजद और जदयू का जो गठबंधन था उस समय, उसको बड़ा फायदा मिल गया था। तो यही एजेंडा सेट किया जा रहा है फिर से एक बार तेजस्वी यादव की तरह? बिल्कुल, एजेंडा तो चाहिए ना भाई। एक मुद्दा क्या है अभी? पिछले बार तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा बनाया, उस एजेंडा जो सेट किया आरक्षण का, रोजगार का, 10 लाख नौकरी सरकार, उसको तो अब एनडीए ने हाईजेक कर लिया एक तरह से। मतलब अब तो रहा नहीं ना, इतने लोगों को नौकरियां मिल गई। फिर उन लोग कल भी नियुक्ति पत्र बांटे नीतीश कुमार। कहे भी तेजस्वी कि हम पहले कहते थे कि पिताजी के यहाँ से लाएगा पैसा, लेकिन अब तेजस्वी आंकड़ा नहीं बताते हैं कि 10 लाख देंगे, 20 लाख। रोजगार की बात करते लेकिन नहीं करते। वो मुद्दा उस तरह का नहीं न रहा, वो मुद्दा रहा ही नहीं। हालांकि रहेगा, बेरोजगारी जो है, रोजगार जो है, मुद्दा तो हमेशा रहेगा। लेकिन जो मतलब जौन आग उकरा में रहे, जौन प्रचंड जितना तरीका से, वो चीज अब नहीं है। वो एक तरह से सुस्ता गई बा, ठंडा ढेर हो गई बा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने उसको हाईजेक कर लिया ना, या एनडीए की जो सरकार ने, इतना नौकरी मिल गई नो, तरी में नौकरी मिलल, देख रहे हो ना। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो, हाँ, तब वो आरक्षण वाला जो है, ये कह रहे हैं कि 16% आरक्षण खा गए। 65% है ना भाई, 49% से ज़्यादा आप तो भाई बाध्यता नहीं। कोर्ट में गए थे लोग ना, तो कोर्ट ने रोक दिया आरक्षण को। अब ये कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो अब नीतीश कुमार डालेंगे कि नहीं डालेंगे, उसमें बीजेपी है। अब क्या क्या है, तो वो चाहते हैं कि इसी बहाने जो है हम इसको एक एजेंडा सेट करें। तो 15 की जो बात थी, तो मोहन भागवत जी ने जो रिव्यू करने की बात की, इसी को इन लोगों ने बना दिया। हालांकि मोहन भागवत जी ने कोई ऐसा गलत बात नहीं कहा था। कहा कि भाई, जो सही में जिसको लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देखा जाना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने उसको पकड़ लिया, नीतीश कुमार ने पकड़ लिया उसको, ये आरक्षण समाज करना चाहते हैं। उसी में मामला ही पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो गया। इस बार भी वही कोशिश है कि किसी तरह आरक्षण का मुद्दा को बड़ा बना, हाँ, कंसोलिडेशन करें अपने पक्ष में। यही अब होता है कि नहीं है, तो पता चलेगा। ताड़ी पर प्रतिबंध का ऐसा मुद्दा है जिसको तेजस्वी बोले कि जब हम लोग आएंगे तो ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा देंगे। अब चिराग पासवान का ही बयान है इसको लेकर के, और वो भी कहते हैं कि नहीं, सही बात है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। जो समाज के लोग हैं वो परेशान हैं, उनकी परेशानी हम समझते हैं। सवाल ये है कि सरकार का एक हिस्सा तो आप हैं ही,
फिर क्यों नहीं सुर में सुर मिला रहे तेजस्वी के, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं फैसला कर रहे हैं, क्यों नहीं विचार करवा रहे हैं सरकार से? क्या चलती है उनकी, क्या है, कोई एमएलए बना उनकर पाए पाए करते रहिए, उससे क्या मतलब। एक भी एमएलए है आपके? आप तो एक भी जीते, एगो जीते थे, राजकुमार सिंह जीते थे, वो भी भाग गए। तो कई मुद्दों पर जो है मतलब एक ही मुद्दा थोड़े है उनका तेजस्वी यादव का सूट जो है आरक्षण वाला पर ही, आरक्षण के बीच आरक्षण की बात जो होती है सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, इस पर वो तो बीजेपी शांत ही रहती है, जेडीयू भी शांत रहती है, लेकिन मांझी जी बोलते हैं और तेजस्वी खिलाफ में बोलते हैं आरक्षण, तो उस पर भी तो वो है। तो दो जगह लेटरल एंट्री के मामला में था, तो कई मुद्दों पर। अब देखो ये सब जो है ये मतलब अब जैसे जैसे नजदीक चुनाव मने आवता, जो चुनाव आ रहा है, अब कितना इनको सीट मिलता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा चिराग को, क्योंकि ये 41 सीट चाहते हैं जो 2015 में इनको मिला था, लेकिन 41 सीट तक कदापि नहीं मिलेगा इनको। सर पटक के पत्थर पर मैंने घायल कर लिया अपन सर के, तब वो नीचे मिलेगा, जान लीजिए। 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, अब उसमें ये सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं, इट इज टू बी सीन। अब क्या करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? उधर भी जाएंगे तो इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मान लो 5 को ज्यादा मिल गई, 30 को, ऐसे को वहां तो ऑलरेडी मुकेश सहनी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जदयू और आरजेडी का जो गठबंधन 2015 के समय में हमने करवाया, चुनाव लड़वाया, मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। अब सवाल ये है कि ये भूल जो है इतना दिन बाद दोहराना क्यों पड़ रहा है, प्रशांत किशोर को कहना क्यों पड़ रहा है? क्या इसके पीछे ये है कि जो परसेप्शन उनको लेकर के बन गया है कि यही वो आदमी है जिसने दोनों को मिलाया और जितवा दिया, उसको वो तोड़ना चाह रहे हैं, अपने खिलाफ अपना छवि को अच्छा करना चाह रहे हैं? हमरा नहीं लगत कि हाथरा पुरान बात लोग याद रखेला। और ये मैंने देखिए, प्रशांत किशोर अपने को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत हो भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनकी जो सभाएं हो रही हैं, भीड़ हो रही है, लोग सुनने को आ रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो झूठ भी नहीं है। नीतीश वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हटने के बाद 14 का चुनाव जो हार गए, तो हट गए, छोड़ दिया उन्होंने, मोरल हाई करने के लिए कि भाई कि नहीं हम हार गए, जनता इतना काम किए, हमको उसका पारिश्रमिक नहीं दिया, इसलिए बेहतर है कि हम छोड़ दें। तक काम भी कर रहे थे। हाँ, काम तो किया ही था उन्होंने, 5 से 10 तक खूब बढ़िया काम किया था उन्होंने। हाँ, लेकिन वहाँ दिल्ली में जा कर के उनसे मिले, फिर उन्होंने ही सलाह दिया कि नहीं आपको, लेकिन वहाँ थोड़ा सा वही नहीं सलाह दिए नीतीश कुमार को कि आप जो है उनसे मांझी जी से गद्दी लीजिए अपनी, वो तो दिए ही होंगे, दैट आई डोंट नो। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि लालू प्रसाद यादव ने भी उनसे सलाह किया, मैं कहा कि मुलायम सिंह ने भी कहा कि ये तो भयंकर आपने गलती की कि कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी कोई छोड़ता है जिस तरह से, तो सबसे पहले आप मांझी को हटाकर सीएम बने। लालू प्रसाद ने भी कहा, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा, ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर भी कहे होंगे, जब वो कह रहे हैं तो झूठ थोड़े बोलेंगे। और उसके बाद उनके रणनीतिकार भी वो बने। फिर लालू और यादव और नीतीश कुमार को, तो लालू यादव और नीतीश कुमार को मिलाने के बाद उस जातीय समीकरण जो है, अब समझ कितना मजबूत हो जाता है ना। तो फिर मैं तुमको वहाँ की, अगर वो भड़क रहे हैं अभी, लेकिन वो जानते हैं कि चचा के आने के बाद फिर बचा जो है कितना दिन, हाँ कितना दिन रहेंगे सीएम। अब सीएम ज़्यादा दिन थोड़े रहेंगे, तो उसके बाद तो फिर तेजस्वी ना होंगे जी। अब पहले वो बोल भी चुके हैं कि हमारे बाद तुम ही ना होगा, रे तुम ही ना होगा जी, कौन होगा, तुम ही ना होगे। तो उसको पूरा भी हो जाएंगे, देखिए हमने पूरा कर लिया। जीतन राम मांझी से कल पूछा गया कि आप लोग के पार्टी में दलितों को लुभाने के लिए चिराग जी अलग चलते हैं, आप अलग चलते हैं, आप अपने कार्यक्रम कराया, तो वो बोले कि बूंद बूंद कर करके तालाब भरता है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो इस बयान के पीछे क्या लगता है, चिराग से लेकर के जो मतभेद है उसको जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, या फिर सब कुछ बढ़िया हो गया है? नहीं, देखिए मांझी जी भी मजबूत, देखिए आज के तिथि में जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान से कमजोर थोड़े हैं।
तो अगर चिराग को ज़्यादा मिलेगा तो ये इनको कम काहे मिलेगा? ये भी तो कह रहे हैं कि कम से कम हमारा 20 MLA रहना चाहिए, बोल रहे हैं ना जी, इस बार 20 कम से कम हमारा MLA विधानसभा में होगा। तो ये तो दवा ठोकेंगे ही। और चिराग पासवान से जिस समाज से ये आते हैं और दलित के नेता के रूप में इमर्ज तो कर ही न गए, ये हैं चाहे इनके पुत्र हैं, तो दोनों में तो चलेगा ही सीट के लिए। हाँ, मैं जो चाहते होंगे सर्टिफाइड, अब वही तो सीट बटत नहीं है नो, अपन तरीका से आदमी दबाव बना रहा बा, जो पार्टियां हैं दबाव बना रही, जो घटक दल है दबाव बना रहे हैं, बताने का हाँ ताकत की हमारी इतनी ताकत है हम तो, लेकिन सब मिलजुल करके बैठ करके अपना तय कर लेंगे, फिर लड़ेंगे। आखिरी सवाल है सर, धर्म से जुड़े 3 लोग इन दिनों बिहार में आए गए, कुछ लोग हैं भी, बाबा बागेश्वर, RSS प्रमुख मोहन भागवत और फिर श्री रविशंकर। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष की तरफ से माहौल को बनाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे बाबा लोग को और इन लोग को बुलाया जा रहा है। कुछ बयान भी आए हैं, आपको पता ही है, लोग को ही पता है। क्या लगता है आपको, ये जो बयान उन लोग का है, उन लोग का बिहार में इस वक्त में आना किस ओर इशारा कर रहा है? देखो, ये ऐसा समय है ना कि देखोगे कि तुम धार्मिक, मोहन भागवत जी धार्मिक एक संगठन चलाते हैं और वो बिहार आते रहते हैं। बिहार में मुझे लगता है कि 6 साल तक तो वो प्रचारक भी रहे हैं, बिहार को चप्पे चप्पे से जानते हैं। तो अभी सुपौल में एक हाँ कोई आए थे उसमें करने के लिए, और इधर धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपना अलख जगाए हुए हैं गोपालगंज में, इधर श्री रविशंकर भी आए थे। अब विपक्ष क्या कहता है इससे हम क्या कहें? विपक्ष को ऐसा लगता है क्योंकि वो जानते हैं कि दिल और दिमाग से ये तीनों जो हैं वो तो भाजपा के ही साथ हैं, ये तो जग जाहिर है। तो विपक्ष ये बताना चाहता है कि ये लोग जो है एक एजेंडा के तहत जो है हिंदुत्व की बात को लेकर के आ रहे हैं। तो सही एक तरफ तो जातीय गुलबंदी होती है, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो जातीय गुलबंदी तो नहीं ना करती है जी, वो तो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी और सब हिंदुत्व के, तब ना उसको विजयश्री उसके हाथ लगेगी। क्योंकि तीनों का बयान भी उस तरह का है। बिहार में आकर के मोहन भागवत जी कहते हैं कि दुर्भाग्य के दिन खत्म हो जाएंगे। श्री रविशंकर हिंदुओं की बात करते हैं बांग्लादेश की, कि उन पर ध्यान देना चाहिए, और बाबा बागेश्वर तो कहते ही हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। तो ये ऐसा लगता है ना, लेकिन अब विपक्ष इसको पकड़ करके कितना मजबूती से रखता है। तो ये कोई गलत, अगर कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कहाँ, बहुत लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उस विचारधारा के जो लोग हैं, मोहन भागवत जी भी चाहते ही हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, श्री रविशंकर भी चाहते हैं। तो वो कोई अलग से तो बात कह नहीं रहे हैं। और बिहार जो है वो फर्टाइल भूमि है राजनीति के लिए, और हर तरह के यहाँ लोग भी हैं। लेकिन ये फायदा होगा कि नहीं चुनाव में, अब ये भी तुम सवाल कि भाई इसका चुनाव में लोग फायदा होंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो पटना में भी कई दिनों तक थे, आराम में कृपाल हार गए, कई लोग गए। वो ऐसा, ये वोट का, लोगों का वोट के लिए सोच अलग हो जाता है ना जी, और धर्म के लिए अलग हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।